हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आपने दो टॉपिक की स्टडी किया है। एक तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा टिश्यू। बेसिकली आपका बायोलॉजी का यही दो मेन टॉपिक था क्लास 9th में। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आपका केमिस्ट्री के टॉपिक की तरफ, और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैं अभी कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाफ ईयरली में आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका होगा। अब फर्दर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ डेट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। देन उसके फोर्थ चैप्टर को स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मैं ये फर्स्ट का 2 चैप्टर को आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। चैप्टर वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर चीज़ के पीछे एक इतिहास होता है बेटा, आपको तो पता होगा। कुछ का इतिहास आपको पता चलता है और कुछ का नहीं चल पाता है। तो आज सबसे पहले इतिहास इसकी भी देखेंगे, इसकी भी हिस्ट्री है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। आखिर ये कैसे यहाँ तक बात आ गई कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज मुझे पढ़ना पड़ रहा है इस चैप्टर में। या फिर दूसरा सवाल ये कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्यों, क्योंकि बिना मतलब का कोई चीज़ हम क्यों करें, सवाल तो ये है ना। तो इसको स्टडी करने के लिए आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले अर्लियर स्टेज की अगर मैं बात करूं तो दो कंट्री के फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स और फिर ग्रीक फिलोसोफर्स। दोनों का एक अपना अलग अलग दोनों का थॉट था। अल्टीमेटली दोनों के थॉट कहीं ना कहीं सिमिलर स्टेज पे जाकर के पहुंचा था। उसके बाद फिर उसके कंक्लूजन की स्टडी हुई थी। इंडियन फिलोसोफर्स रहे इनके। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की ही बात करूं कि आखिर क्या हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री में दो बातें, एक तो हमारा इंडियन फिलोसोफर्स रहे। इंडियन फिलोसोफर्स क्या सोचते थे, क्या अपने मन में इन्होंने ग्रंथ बनाया। बेसिकली फ़िलासफ़ी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, बस एक इमेजिनेशन चल रहा होता है कि अगर ऐसा होता है, इस तरीके से करते, एक हाइपोथेसिस जनरेट होता है और वो जो कहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सही कह रहे हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रैक्टिकल के। लेकिन आपको तो पता है बेटा, साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के मानती ही नहीं है। दूसरा है ग्रीक फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स दोनों जगह से दो दो खिलाड़ी हैं। इंडियन फिलोसोफर्स में भी अगर बात करूं तो दो खिलाड़ी। पहला महर्षि कानंद, एक महापुरुष रहे महर्षि कानंद, और दूसरे महापुरुष हैं पाकुधा कत्यायामा। पाकुधा कत्यायामा। अब क्या सोचते थे दोनों फिलोसोफर, इसकी स्टडी करेंगे अभी। ग्रीक में भी दो खिलाड़ी थे। दो खिलाड़ी का मतलब दो फिलोसोफर से है मेरा, आप बिल्कुल भी इसको गलत इंटेंशन पे ना लें। ग्रीक फिलोसोफर्स में पहले जो है वो है डेमोक्रिटस, दूसरा है ल्यूसिपस। एक तो डेमोक्रिटस, दूसरा ल्यूसिपस। अब महर्षि कानंद साहब को इंडियन फिलोसोफर्स थे, अपने हिंदी लैंग्वेज, अपनी हिंदी संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया। उसी भाषा में उन्होंने इसने स्टेटमेंट को कहा कि कोई भी चीज़ जो मैं देखता हूँ, जिनका एक पर्टिकुलर शेप है, एक साइज है, एक स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है। बेसिकली अपने मैटर एंड नॉन मैटर में ये चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। सॉरी, मैटर इन आवर अराउंड अस की अगर मैं बात करूं तो मैटर इन आवर अराउंड अस में आपने क्या पढ़ा है कि एक मैटर है जिसको आप सब्सटेंस कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो महर्षि कानंद साहब ने कहा कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं, अगर उसको तोड़ा जाए, अगर उसको फर्दर ब्रेक किया जाए, लाइक मैंने ये एक मार्कर देखा, मार्कर को अगर मैं काटता जाऊं, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जिसको इससे ज़्यादा और मैं नहीं काट पाऊंगा। ऐसा उनका इमेजिनेशन हो रहा था। उन्होंने कहा इस मार्कर को, जैसे इन्होंने पदार्थ कहा,
पदार्थ के बारे में कहा कि जब इसके मैं काटता जाऊं, एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसके बाद और मैं नहीं काट पाऊंगा। उस छोटी सी स्थिति को उन्होंने कहा कि वो परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ये बात इन्होंने हिंदी में कहा था। पदार्थ को जब ब्रेक करते हैं तो वो परमाणु तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है। और उन्हीं के साथ में पाकुधा कत्यायामा साहब ने कहा कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जिस परमाणु की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है कंबाइंड फॉर्म, हमेशा वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। इंडिविजुअल में ये अकेला कभी नहीं होता है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होती है। कत्यायामा ने कहा कि पदार्थ always exist in the combined form। ठीक है। दो अलग अलग फिलोसोफर विचार एक के वो कि कोई सी भी पदार्थ को अगर मैं ब्रेक करूं तो तब तक मैं उसे ब्रेक कर सकता हूं जब तक वो टूट ना जाए। अगर मैं तोड़ता जाऊं एक ऐसा वक्त आता है जो और मैं ना तोड़ पाऊं, तो उसे कहा उन्होंने परमाणु है। जैसे मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल लेकर के बताया, किसी मार्कर को अगर मैं तोड़ता जाऊं तो एक ऐसे स्टेज पे आएंगे, हम वहां पे पहुंच जाएंगे जिसको और मैं नहीं ब्रेक कर सकता हूं। वो क्या है? परमाणु है। पाकुधा कत्यायामा साहब ने कहा कि आप जिस पदार्थ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कभी अकेला फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है, वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर उसी समय पे ये अपना क्या विचार रखते थे, इनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो देखिए। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस दोनों का एक ही थॉट था कि जितने भी मैटर्स हम देखते हैं, क्योंकि ये ग्रीक के थे तो ये ज़रूर है कि वो अपने अंग्रेजी ही को ही फोकस करेंगे। मैटर को अगर मैं ब्रेक करूं, कोई भी मैटर को, एक ऐसा स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे जो फर्दर वो डिविजिबल नहीं होगा, इनडिविजिबल हो जाता है। मतलब अगर इसे मैंने मैटर समझा, इस मार्कर को अगर मैं मैटर कहूँ, तो इसे अगर ब्रेक किया जाए, एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जो फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसे उन्होंने कहा कि एटम है। और वहीं से एक बात आ गई कि अंग्रेजी में बोले तो एटम है, हिंदी में बोले तो परमाणु है। हिंदी मीडियम वाले परमाणु महर्षि कानंद साहब की तरफ चलें और इंग्लिश मीडियम वाले एटम डेमोक्रिटस ल्यूसिपस की तरफ चलें। ये हिस्ट्री है बेसिकली एटम और परमाणु को लेकर के, कि हिंदी में परमाणु और इंग्लिश में एटम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये हुआ कि स्टडी हमारी वहाँ तक पहुँच चुकी थी कि हम डिफरेंस पता कर पा रहे थे। एलिमेंट्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता चल रहा था। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस क्या पता चला कि ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं। मतलब देखिए आप कुछ इस तरीके से 18th सेंचुरी की बात हो रही है कि एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मुझे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता चला था। वो डिफरेंस क्या था, जरा आप ध्यान से देखिएगा। बेसिकली कोई भी एलिमेंट से, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, अभी मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन कोई एलिमेंट से है, उसी तरीके से ऑक्सीजन कोई एक एलिमेंट से है, उसी तरीके से नाइट्रोजन एलिमेंट्स है। ये सभी एलिमेंट्स हैं। और जब कंपाउंड की बात हुई, मैं रब कर देता हूं, वाटर एक कंपाउंड है, उसी तरीके से अमोनिया अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड है। वाटर बना कैसे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिल करके। अमोनिया बना कैसे? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके। ये बातें अपने को पता चल चुका था कि वाटर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वाटर जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, इसकी स्टडी हो चुकी थी, ये चीज़ पता चल चुका था। लेकिन
नेचुरली एक एक्साइटमेंट आ रही थी कि अगर यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके H2O बनाया है तो कैसे बाइंड किया, क्यों किया बाइंड, क्या वजह आई थी कि ये बाइंड किया, और अगर किया भी तो कैसे किया। इन सब के लिए एक नेचुरल एक्साइटमेंट आ रहा था, नेचुरल एक क्यूरियस था इसको स्टडी करने के लिए। और फिर दो अलग अलग साइंटिस्ट दैट इज लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट साहब ने इस पे स्टडी किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया। अभी तक तो ये सब फिलोसोफर्स लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि आखिर कैसे कंबाइन हो रहा है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद इन दो भाई साहब ने एक लॉ दिया। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये केमिकल कंबाइन कर रहा था, और वहाँ से आपका एक नया टॉपिक आया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जब लेवाइजर और जोसेफ एल प्रोस्ट साहब ने इसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद, एक सेकेंड, स्टडी करने के बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इन्होंने दो लॉ दिए। एक को तो इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दोनों को समझेंगे। एक लॉ दिया इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, दोनों को देखेंगे। लेवाइजर साहब और जोसेफ एल प्रोस्ट साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज़ को लेकर के, जब भी उन्होंने देखा कि कोई चीज़ कंबाइन कर रही है, तो उन्होंने क्या पाया, इस रिएक्शन में दो बातें होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या करते हैं, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, या आप कहें जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स है, और इंग्रेडिएंट से मिल करके जो प्रोडक्ट बना है उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा, जो राइट साइड में लिखा जाता है। मैं लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ, डेट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाया है वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना है। हाइड्रोजन अगर मैं 2 ग्राम ले लूँ और ऑक्सीजन अगर मैं 32 ग्राम लिया, बेसिकली ये रिएक्टेंट का मास है। ये इस साइड जो आप देखा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में टोटल वेट कितना हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, दोनों को मिला करके ये वेट मुझे मिला है 34 ग्राम। ठीक है, अब जब मैंने प्रोडक्ट की वेट किया, जो वाटर बना वो 34 ग्राम था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट में उनको ये रिजल्ट मिला कि जो रिएक्टेंट में ले रहे हैं वो प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं ले लूँ, कॉपर प्लस सल्फेट मैंने लिया है, तो ये बनाया कॉपर सल्फेट। मैं सिंबल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको सिंबल अभी पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, कॉपर अगर मैंने लिया है 30 ग्राम, सल्फेट मैंने लिया है 60 ग्राम, तो ये तय है कॉपर सल्फेट 90 ग्राम बनेगा, क्योंकि इन दोनों का वेट कितना आ गया 90 ग्राम। तो उन्होंने ये भी इस वजह से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो मास है वो कंजर्व रहता है,
मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में बना। अगर रिएक्टेंट में आज 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम का बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं साल्ट सॉल्यूशन की बात करूं, अगर आपने 10 ग्राम साल्ट लिया है और 100 ml पानी लिया है, या मान लीजिए 100 ग्राम पानी लिया है, तो 100 ग्राम, इसलिए मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इनकी डेंसिटी एक होती है, इस वजह से मास मैंने कंसिडर कर लिया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है और 10 ग्राम ऑफ साल्ट है। अब में से कोई ये कंफ्यूज ना हो कि सर पानी तो लिक्विड थी, लिक्विड को आपने वेट के फॉर्म में कैसे बोल दिया, ये तो लीटर के फॉर्म में होता है। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इनकी डेंसिटी एक है, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। 100 ग्राम वाटर 10 ग्राम साल्ट, जब आपने उसे मिक्स किया जो साल्ट सॉल्यूशन बना वो 110 ग्राम का बना। उसी तरीके से अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, अगर आपने 20 ग्राम ऑफ शुगर लिया और 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, इसका मतलब 120 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट आप चाहें तो लिख लीजिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आप इसको लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। चलिए अब बात आती है, मैं समझता हूँ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को, कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। बेसिकली एल्ब्रोच साहब और लेवाइजर साहब ने ये चीज़ नोटिस किया कि जब भी इन्होंने किसी केमिकल सब्सटेंस को देखा, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो कंपाउंड्स हो या मिक्सचर हो, किसी भी सब्सटेंस को जब उन्होंने देखा तो कोई भी कंपाउंड बना है या तो 2 एलिमेंट से बनेगा या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बनेगा। तो कोई भी एलिमेंट जो 2 एलिमेंट से या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ हो, उन्होंने पाया कि उनके प्रोपोर्शन हर जगह कांस्टेंट है, चाहे उसके रिसोर्सेज कोई भी रहे हों, चाहे उसे कलेक्ट कोई और किया हो, या बनाने का प्रोसेस कुछ और रहा हो, चाहे प्लेस कोई भी रहा हो। लेकिन जब वो उस कंपाउंड को देखा तो एलिमेंट्स के रेशियो उसको सेम मिला। मैं क्या कह गया हूँ, थोड़ा इसे देसी भाषा में देखते हैं। लेवाइजर साहब ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, अब मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी बात चल रही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। उन्होंने कहा कि जैसे वाटर एक सब्सटेंस है और ये बना है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिल करके। अब इसी वाटर को मैंने पॉन्ड से लिया, इस वाटर को मैंने वेल से लिया और एक जगह से मैंने पानी कलेक्ट किया है, ये समुंदर का पानी, ठीक है। सी का पानी इस टेस्ट ट्यूब में, वेल का पानी इस टेस्ट ट्यूब में और पॉन्ड का पानी इस टेस्ट ट्यूब में। सारे जगह पे पानी ही पानी, रिसोर्सेज चाहे कोई भी हो। जब यहाँ का पानी लिया, यहाँ भी क्या था, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। वेल से लिया हुआ पानी, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और पॉन्ड से लिया हुआ पानी भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन था। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उसी तरीके से अगर मैं अमोनिया की बात करूं, उन्होंने दूसरा एग्जांपल में अमोनिया की भी बात किया। जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया बेसिकली बना हुआ है 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से, ठीक है। 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से। इस अमोनिया को अगर मैं ए कंपनी से ले लूँ, बी कंपनी से लूँ या सी कंपनी से लूँ, मुझे हर जगह अमोनिया 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का मिला। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये जो रेशियो है वो बाय मास है, मतलब क्या, ये देख लीजिए, हाइड्रोजन का वेट होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16, यह मैं अभी बता रहा हूँ लेकिन मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा एटॉमिक मास को लेकर के, बस, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो हो गया 2 1 और 2 8 16, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और वाटर का वेट कितना होगा, 9 ग्राम। उसी तरीके से यहाँ का भी वही सीन है, और हर जगह पे उन्होंने बाय मास ये प्रोपोर्शन को सेम पाया।
इसको एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक किया गया तो क्या रिजल्ट आया, किसी वाटर को जब ब्रेक किया। आप देख लीजिए, ये मैंने एक बीकर को लिया है, सॉरी, इसके रिजल्ट को देखने के लिए इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को समझ पाएंगे। बेसिकली ये एक बीकर है, बीकर में दो रॉड मैंने लिया है, एक को बोलूँगा कैथोड, दूसरा होगा एनोड, ठीक है। ये डीप है वाटर में, ये कुछ इस तरीके से वाटर प्रेजेंट है, और थोड़ा सा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में करंट अच्छे से कंडक्ट हो, मैंने कोई एसिड मिलाया है, जैसे विनेगर को मैंने पोर किया, ये कुछ विनेगर्स हैं, मैं डिनोट कर देता हूँ, ब्लैक वाला H2O है और जो ब्लू से है वो विनेगर है। और यहाँ पे एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा दीजिए, वैसे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी हम 6 वोल्ट का ही लेते हैं। इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ आएगा। आपको इस पे अभी ध्यान नहीं देना है कैथोड कौन एनोड कौन, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे तो देख लेंगे। जब इस पे करंट दिया गया, देने के बाद ये हाइड्रोजन के बबल्स आए और ऑक्सीजन के भी बबल्स आए। इस वाले पे जो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीजन का बबल्स बना, ये कुछ इस तरीके से बबल्स थे, ये बबल्स सारे ऑक्सीजन के बबल्स थे, ठीक है। और फिर इस पे भी बबल्स बने, ये बबल्स सारे हाइड्रोजन के बबल्स थे, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ अभी, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इस वाले जो बबल्स को आपने देखा, ये है बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। जब इसे कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करने के बाद जब इनके मास को देखा गया तो हर जगह पे इनका जो मास है, चाहे पानी किसी भी रिसोर्सेज से लिया गया हो, कहीं से भी लाया गया हो, तो हर जगह पे मास मुझे सेम मिला। जब मैंने हाइड्रोजन के बबल्स को वेट किया तो हमेशा इनका जो रेशियो है वो 1 हाइड्रोजन के साथ 8 ऑक्सीजन मिला। तो यहाँ से कंक्लूजन आया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को लेकर के, जो प्रोस साहब ने दिया था। वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। ये लॉ थी आपकी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ से आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी किया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 बातें आपने पढ़ा है, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब जो नेक्स्ट क्लास में आप स्टडी करेंगे दैट इज डाल्टन्स लॉ, देन फिर हम आएंगे एटम्स पे। आपने हिस्ट्री भी देखा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।